चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे आसपास देखिए, फोन, इंटरनेट, अस्पताल या आसमान में तैरते सैटेलाइट्स, सब कुछ एक अदृश्य शक्ति के भरोसे चल रहे हैं, और वो है बिजली। इस चर्चा में हमारा मकसद सिर्फ ये गिनाना नहीं है कि बिजली क्या क्या कर सकती है, बल्कि इसके पीछे की उस साइंस को डिकोड करना है। आखिर एक साधारण से तार के अंदर असल में दौड़ता क्या है? तो आज की इस चर्चा में हम कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलू कवर करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का विरोधाभास, वोल्टेज का असली काम, एसी बनाम डीसी की ऐतिहासिक बहस, बिजली उत्पादन के तरीके और हमारी अपनी ह्यूमन बॉडी। हम एक अकेले इलेक्ट्रॉन के माइक्रोस्कोपिक लेवल से शुरू करके सीधे ग्लोबल ग्रिड तक जाएंगे। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सच में दिमाग चकरा देता है। हम सब ने गौर किया है कि स्विच ऑन करते ही बल्ब तुरंत जल जाता है, मानो ऊर्जा प्रकाश की गति से भाग रही हो। लेकिन मजे की बात यह है कि तारों के अंदर जो कण असल में काम कर रहे हैं, उनकी अपनी गति, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, वो एक चींटी से भी धीमी है। जी हाँ, 1 घंटे में वो बमुश्किल कुछ सेंटीमीटर ही खिसक पाते हैं। तो फिर ये लाइट इतनी जल्दी कैसे जल जाती है? इसे समझने के लिए पहले करंट को समझना होगा। करंट आखिर है क्या? देखिए, हर चीज एटम्स से बनी है, और इन एटम्स के चक्कर लगाते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जब तक ये यूं ही बेतरतीब घूम रहे हैं, कोई बिजली नहीं बनती। लेकिन तांबे जैसी सुचालक सामग्री में जब ये ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक ही दिशा में बहने लगते हैं ना, तो इस अनुशासित ट्रैफिक को ही हम करंट कहते हैं। अब जाहिर है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप तो एक दिशा में बहेंगे नहीं। इन छोटे छोटे कणों को आगे बढ़ने के लिए एक धक्के की जरूरत होती है, और यहीं एंट्री होती है वोल्टेज की। वोल्टेज असल में वो प्रेशर है, वो ताकत है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को तार के अंदर आगे की तरफ धकेलती है। मतलब हाई वोल्टेज का सीधा सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स के पीछे एक बहुत ही जबरदस्त दबाव काम कर रहा है। इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि बिजली का तार असल में एक पानी का पाइप है। इस पाइप के अंदर मौजूद पानी की बूंदें, समझ लीजिए, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे पानी को पाइप में आगे धकेलने के लिए हमें एक पंप की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही तारों में इलेक्ट्रॉन्स को धकेलने का काम वोल्टेज करता है। और करंट, वो बस ये मापता है कि एक तय समय में कितनी बूंदें, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से गुजर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये वोल्टेज वाला धक्का पैदा कैसे होता है? इसका सबसे बेसिक तरीका है एक बैटरी। बैटरी के अंदर लगातार कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं। ये केमिकल्स बैटरी के एक सिरे पर, यानी नेगेटिव टर्मिनल पर, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर देते हैं। वहां एक तरह से भारी भीड़ जमा हो जाती है, जबकि दूसरे सिरे पर जगह खाली होती है। जैसे ही हम दोनों सिरों के बीच तार जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भागने का रास्ता मिल जाता है, और वो खचाखच भरे सिरे से खाली सिरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। यही हमारा डायरेक्ट करंट यानी डीसी है। अब वापस आते हैं उस चींटी वाली गति के विरोधाभास पर। इसका राज ये है कि तांबे का तार पहले से ही इलेक्ट्रॉन से खचाखच भरा होता है, बिल्कुल पानी से भरे एक पाइप की तरह। जब वोल्टेज का धक्का लगता है, तो वो धक्का, या कह लें इलेक्ट्रिक फील्ड, तार के माध्यम से लगभग प्रकाश की गति से ट्रैवल करता है। नतीजा, जो इलेक्ट्रॉन बल्ब के पास पहले से मौजूद थे, उन्हें ये झटका तुरंत महसूस होता है, और वो झट से ऊर्जा ट्रांसफर कर देते हैं, भले ही पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से बस थोड़ा सा ही खिसके हों। खैर, बैटरी से तो हमें डायरेक्ट करंट डीसी मिलता है, लेकिन हमारे घरों में जो बिजली आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी है। 19वीं सदी के आखिर में इसे लेकर एक बड़ी बहस हुई थी, जिसे करंट वॉर कहते हैं। थॉमस एडिसन डीसी के सपोर्ट में थे, जहां इलेक्ट्रॉन्स एक सीधा और लगातार रास्ता लेते हैं। वहीं निकोला टेस्ला एसी के पक्ष में थे, जहां इलेक्ट्रॉन्स तार के अंदर ही 1 सेकंड में 50 से 60 बार आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि जब डीसी इतना सीधा और सिंपल है, तो एसी की जरूरत ही क्यों पड़ी? असली दिक्कत थी ट्रांसमिशन की। डीसी में सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक ही दिशा में दौड़ते हैं। लंबी दूरी तय करते समय ये एक बहुत ही संकरी और भीड़-भाड़ वाली गली जैसा हो जाता है। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, जिससे भयंकर गर्मी पैदा होती है और भारी मात्रा में ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। इस वजह से एडिसन के सिस्टम में हर 1 या 2 मील पर एक पावर प्लांट लगाना पड़ता था। एसी करंट ने ये बाजी इसलिए मार ली क्योंकि इससे इस संकरी गली वाली समस्या का हल निकल गया। ट्रांसफार्मर नाम की मशीन से एसी के वोल्टेज को आसानी से लाखों वोल्ट तक बढ़ाया जा सकता है। फिजिक्स का एक नियम है कि समान पावर के लिए अगर वोल्टेज बढ़ाया जाए तो करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स की भीड़
कम हो जाती है। भीड़ कम होने से फ्रिक्शन गिरता है और ऊर्जा बिना ज्यादा गर्मी पैदा किए बहुत लंबी दूरी सुरक्षित तय कर लेती है। अब ये तो हुई ट्रांसमिशन की बात, लेकिन पूरे शहर के लिए इतनी विशाल मात्रा में बिजली बनाने के लिए हम बैटरी या रसायनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए मोशन यानी गति का इस्तेमाल होता है। 19वीं सदी में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत दिया। इसके मुताबिक अगर तांबे के तार की एक कॉइल के पास किसी चुंबक को घुमाया जाए तो उसका बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड तार के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को धकेलने लगता है। बस एक चुंबक घुमाइए और बिजली हाजिर है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता असल में कैसे काम कर रही है। कोयला जलाकर भाप बनाने वाला थर्मल प्लांट हो, किसी बड़े डैम से पानी गिराने वाला हाइड्रो प्लांट हो, या फिर हवा से चलने वाली विंड मिल, इन सभी विशाल स्ट्रक्चर्स का अंतिम लक्ष्य बस एक ही है, किसी भी तरह से जनरेटर के अंदर बैठे उस चुंबक को घुमाना। इस पूरी प्रोसेस में फिजिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत फ्लिप देखने को मिलता है। एक जनरेटर में हम मैकेनिकल मोशन देते हैं और वो हमें बिजली बनाकर देता है, लेकिन अगर हम इसी मशीन में बाहर से बिजली भेजें तो वो मैग्नेटिक फील्ड चुंबक को धकेलेगा और मशीन घूमने लगेगी। यही एक मोटर का सिद्धांत है, बिजली से गति और गति से बिजली, एकदम परफेक्ट सिमेट्री। पावर प्लांट में पैदा होने के बाद ये बिजली एक लंबी यात्रा तय करके हम तक पहुंचती है। सबसे पहले एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को लाखों वोल्ट तक बढ़ा देता है ताकि ये हाई टेंशन तारों के जरिए सफर कर सके। शहरों में पहुंचने पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस वोल्टेज को वापस धीरे धीरे कम करते हैं और फाइनली हमारे घरों के सॉकेट तक 220 या 240 वोल्ट की सुरक्षित बिजली पहुंचती है। सुरक्षित? हाँ, उपकरणों के लिए तो 220 वोल्ट एकदम सही है, लेकिन नंगे तार को छूने पर हमें भारी झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जमीन तक जाने का सबसे आसान रास्ता खोजते हैं। हमारी बॉडी मुख्य रूप से पानी और नमक जैसे खनिजों से बनी है, और नमकीन पानी बिजली का एक बहुत ही बेहतरीन सुचालक है जो इलेक्ट्रॉन्स को जमीन तक पहुंचने का एक परफेक्ट शॉर्टकट दे देता है। ये बाहरी झटका इतना जानलेवा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी अपना खुद का एक बहुत ही नाजुक इलेक्ट्रिकल सिस्टम चल रहा है। हमारी नसें, हमारी मांसपेशियां, सब कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल पल्स पर काम करती हैं। जब बाहर से 220 वोल्ट का भारी करंट शरीर में घुसता है तो वो इस नेचुरल सिस्टम को ओवरराइड कर देता है। मांसपेशियां बहुत बुरी तरह सिकुड़ जाती हैं और दिल का रिदम बिगड़ जाता है। बिजली से जुड़ी एक और बड़ी परेशानी है शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रॉन्स की एक आदत होती है, वो हमेशा बिना रुकावट वाला सबसे आसान रास्ता चुनते हैं। अगर तारों में कोई खराबी आ जाए और इलेक्ट्रॉन्स किसी उपकरण में जाने के बजाय आपस में जुड़े दो तारों का कोई शॉर्टकट खोज लें तो वो उसी रास्ते से दौड़ पड़ते हैं। इस छोटे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती, जिससे एक साथ भारी मात्रा में करंट बहता है और भयंकर गर्मी पैदा होती है। इसी गर्मी और आग से बचने के लिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी इंजीनियरिंग वाकई कमाल की है। इसके अंदर दो अलग अलग धातुओं से बनी एक बाई मेटालिक पत्ती होती है। जब बहुत ज्यादा करंट बहता है तो गर्मी से वो पत्ती मुड़ने लगती है। एक लिमिट के बाद वो एक स्प्रिंग मैकेनिज्म को ट्रिगर कर देती है, जिससे स्विच झटके से गिर जाता है, सर्किट टूट जाता है और आग लगने से बचाव हो जाता है। अब अगर हम भविष्य की ओर देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कल को पूरी तरह बदलने वाला है। सोलर पैनल्स अब बिना कोई चुंबक घुमाए प्रकाश को सीधे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में बदल रहे हैं। एडवांस्ड बैटरी तकनीक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नए दौर को मुमकिन बना रही है, और वायरलेस चार्जिंग जैसी तकनीकें तो ये साबित कर रही हैं कि आने वाला कल सीधे हवा के माध्यम से इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर निर्भर करेगा। अंत में एक बहुत ही गहरी बात पर गौर करते हैं। जब हम इन सारे तारों, चिप्स और पावर ग्रिड्स को देखते हैं तो हमें एक बार खुद को भी देखना चाहिए। हमारा दिमाग, हमारी यादें, हमारे एक्शंस, सब कुछ हमारे नर्वस सिस्टम में दौड़ने वाले उन्हीं माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर ही तो निर्भर है। तो क्या गहराई से सोचने पर हम इंसान भी असल में एक तरह के चलते फिरते सांस लेते हुए बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिक सर्किट ही नहीं है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।